तो बच्चों, आज हम सभी जो हैं क्लास 10th में पोएम नंबर सेकंड जो लेसन 1 में है, फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो जो है उसका वीडियो बना चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको देख के समझ सकते हैं। फायर एंड आइस जो पोएम है वो भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है और काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी जो है ये पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में वैसे तो हम पिछली पोएम में ही जान चुके थे कि इनका जो है जन्म जो है 26 मार्च 1874 में और इनकी जो मृत्यु जो है 29 जनवरी 1963 में हुई थी। अब जो है हम थोड़ा पोएम के बारे में जान लेते हैं कि फायर एंड आइस जो पोएम है वो जो है पहली बार जो है 1920 में पब्लिश हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसे 1920 में पहली बार जो है पब्लिश किया था और पब्लिश जो किया था वो किया था हैम्पर्स मैगजीन में। उस मैगजीन का नाम था हैम्पर्स मैगजीन, जिसमें इस फायर एंड आइस पोएम को उन्होंने पहली बार 1920 में 1920 में पब्लिश किया या छपवाया। ठीक है। अब दूसरी बात हम करें तो ये पोएम जो है वो किस मीटर में लिखी गई है। तो ये जो पोएम है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ठीक है। ये किस पैमाने पर लिखी गई है, किस मीटर में लिखी गई है, तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। अब अगर हम देखें तो इस पोएम में ये पोएम जो है एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें फायर जो शब्द है उसका प्रतीक जो है वो डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं, अभिलाषाएं जो मनुष्य के हृदय के अंदर होती हैं। वो चीज़ जो है फायर की तुलना जो है यहाँ पर कंपैरिजन सीधे सीधे डिजायर से किया गया, क्योंकि जो फायर आग होती है वो जलती है। ठीक उसी तरीके से जो डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, वो मनुष्य के हृदय में जलते हैं। और जो आइस है, आइस जिस तरीके से ठंडी होती है उसी तरीके से हेट जो नफ़रत होता है वो भी काफ़ी उसको कोल्ड, उसको जो है एक ठंडा इमोशन माना गया है, जो कि कई सालों तक मनुष्य के हृदय में रहता है। और ये दोनों ही चीज़ें ख़ास तौर से डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि संसार के विनाश के लिए पर्याप्त हैं। तो इस पोएम को हम समझेंगे तब आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पोएम का जो टाइटल है वो फायर एंड आइस है। फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़। यहाँ पर डिज़ायर में कुछ जो इमोशंस हैं, कुछ जो भावना हैं, वो कौन कौन सी आती हैं इच्छाओं में, जैसे कि मनुष्य के अंदर लस्ट यानी लालच की भावना है, एंगर गुस्से की भावना, क्रूएल्टी यानी निर्दयता की जो भावना है, वो सब डिज़ायर में आती हैं, इच्छाओं में आती है, जो कि एक फायर की तरह जलती रहती हैं। और आइस में जो हेट है, मतलब जो बर्फ़ है, उसकी यहाँ पर तुलना जो है वो नफ़रत से करी गई है। तो नफ़रत जो है उसके अंदर कौन कौन सी भावना आती है, जेलियसी यानी कि एक दूसरे से जलन रखना, और ये जो है इंटॉलरेंस यानी कि किसी चीज़ को बर्दाश्त न करना। ये भावना जो है वो नफ़रत के इमोशन के अंदर आती है, नफ़रत की भावनाओं के अंदर आती है, जो कई सालों तक मनुष्य के हृदय में एक दूसरों के लिए रहती है। तो पहली लाइन हम देखेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो दुनिया है वो किससे ख़त्म होगी, एंड इन फायर, आग से ख़त्म होगी, आग के कारण जो है वो ख़त्म होगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो दुनिया है वो आग से नहीं ख़त्म होगी, वो दुनिया जो है वो आइस से ख़त्म होगी, बर्फ़ के कारण ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पर कवि कहता है कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं जो अलग अलग अपना मत दे रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से ख़त्म होगी, फायर से या आइस से। लेकिन कवि कहता कि मैंने क्या टेस्ट किया या मैंने क्या जाना है, मैंने जो जाना है डिज़ायर के बारे में, इच्छाओं के बारे में। ठीक है, इच्छाओं के बारे में मैंने जो जाना है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा या उन लोगों का पक्ष लूँगा जो आग से दुनिया ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। जो किसका फेवर कर रहे हैं, आग से दुनिया ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों का पक्ष लूँगा। तो कभी यहाँ पर जो है वो उन लोगों के साइड में है जो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी। ठीक है। अब अगले जो स्टेंजा पे आएंगे,
ये पहला स्टेंजा था। 4 लाइन जो होती हैं कविताओं की उनको हम स्टेंजा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पहला स्टेंजा था। अब ये दूसरे स्टेंजा पे हम आएंगे, ठीक है। इसमें देखें कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो, पेरिस का मतलब क्या होता है, डाई यानी मरना। अगर ये दुनिया या संसार जो है वो अगर 2 बार मरे, मतलब पहली बार तो आग से नष्ट या ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी बार भी इस दुनिया को ख़त्म होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया को दूसरी बार ख़त्म करने के लिए नफ़रत भी जो है वो पर्याप्त चीज़ है। यानी कि अगर व्यक्ति या इंसान एक दूसरे से नफ़रत करेंगे तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए हेट इमोशन भी जो है वो पर्याप्त है। नफ़रत की जो भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति वो भी पर्याप्त है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, और इसलिए मैं उन लोगों के भी पक्ष में खड़ा हूँ जो ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन बर्बादी है उसके लिए आइस यानी बर्फ़ उसका कारण रही है। अब यहाँ बर्फ़ का जो है वो सिंबल जो है वो किसके रूप में, हेट यानी कि नफ़रत के। जो बर्फ़ है उसका प्रतीक क्या है, नफ़रत है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहा कि मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जो ये कह रहे हैं कि बर्फ़ से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, या संसार ख़त्म हो जाएगा। इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफायर, और कवि क्या कह रहा है कि ये भी काफ़ी पर्याप्त है या ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, बर्फ़ से दुनिया ख़त्म होना। एंड वुड सफायर, और ये भी सफाई से न पर्याप्त रहेगी संसार को ख़त्म करने के लिए। बर्फ़ रूपी जो नफ़रत है वो भी पर्याप्त रहेगी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो पहली बार तो कवि कह रहा है कि जो फायर है यानी कि इच्छाओं की जो आग है उससे दुनिया जो है, पूरी संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा जब लोगों के अंदर इच्छाओं के रूप में लालच, गुस्सा और जो है नफ़रत एक दूसरे के लिए जन्म लेगी। तो उसकी वजह से जो है पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अगर कहता है कभी उसके बाद कि अगर दूसरी बार दुनिया नष्ट होगी या दूसरी बार दुनिया को नष्ट करने का अगर कोई कारण होगा तो वो आइस यानी कि नफ़रत, हेट, जो नफ़रत है वो पर्याप्त कारण रहेगा एक दूसरे के लिए, जिसके अंदर आता है एक दूसरे से जेलियसनेस रखना, जलन रखना, और एक दूसरे के लिए इंटॉलरेंस रखना, यानी कि एक दूसरे को लिए सहन शक्ति नहीं रहना एक दूसरे के लिए। तो ये जो कविता थी बहुत अच्छा संदेश दे रही थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और इसके अब हम जो है राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये किस लय में लिखी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे फायर, देखेंगे इस शब्द को राइमिंग स्कीम जो है वो मिलाना काफ़ी सरल है अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखें फायर, इसको हम ए नाम देंगे, ABCD में ए से स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो लास्ट वर्ड है आइस, क्योंकि ये फायर और आइस दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, उच्चारण दे रहे हैं, तो देखेंगे हम आइस को बी नाम दे देंगे। अब देखेंगे डिजायर और फायर एक जैसा सुनाई देते हैं, एक जैसा उच्चारण देते हैं, इसलिए फायर में ए है तो डिजायर में भी ए करेंगे। और चौथी लाइन में जो फायर है वो वो भी जो है डिजायर फायर से मिलता जुलता शब्द या फायर वाला ही शब्द जो है वो फायर है, तो इसको भी हम, इन दोनों को ए दिया तो इसको भी हम ए राइमिंग स्कीम देंगे। अब देखना है यहाँ पर ट्वाइस शब्द जो है वो आइस से मिल रहा है, आइस पे बी लिखा है तो हम ट्वाइस पे भी क्या लिख देंगे, बी, इसकी राइमिंग स्कीम में जो है वो बी लिख देंगे। और यहाँ पर जो हेट है, हेट शब्द ना तो ए वाले फायर से मिल रहा है ना ही बी वाले आइस से मिल रहा है, तो इसको हम बी के बाद तीसरा नंबर जो सी होता है वो डाल देंगे। अब देखेंगे आइस जो है वो ट्वाइस और आइस इनसे मिल रहा है तो इन दोनों पे बी लिखा है तो इस पर भी हम बी लिख देंगे। और ग्रेट जो है वो हेट से मिल रहा है, हेट पे सी लिखा है तो हम ग्रेट पे भी सी लिख देंगे। और सफाइस जो शब्द है वो आइस से, ट्वाइस से और आइस से मिल रहा है, इन तीनों पे बी लिखा है इसीलिए हम इस पे भी बी लिख देंगे। तो इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं, कौन कौन से अलंकार यूज हुए हैं, तो वो है मेटाफर, जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, सिम्बोलिज्म यानी कि प्रतीकवाद जिसे हम बोलते हैं, और एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार, जब दोहराव होता है पहले लेटर जो जैसे कि यहाँ पर दिया है सम से, इसमें दोनों में एस जो है
वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन माना जाएगा। जब पहला लेटर जो है वो एक जैसा मिलने लगे तो एलिट्रेशन में आया था। और मेटाफर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फायर की तुलना जो है सीधे डिजायर से की गई है, बिना किसी लाइक और एज का यूज किए। और आइस की तुलना जो है वो हेट से करी गई है, बर्फ़ की तुलना नफरत से करी गई है, इसीलिए यहाँ पर मेटाफर है। और सिम्बोलिज्म भी इसीलिए है क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं वो प्रतीकवाद के तौर पर यूज करी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये पोएम जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।